नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस ऑनलाइन सेशन में। और जैसा कि हमने वादा किया था, हम यहाँ पर RSMSSB द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है और मैं आपका जीव विज्ञान का पोर्शन लेने वाला हूँ। तो देखिए, जीव विज्ञान में जो सबसे पहला टॉपिक है वो रहेगा आपका कोशिका सेल। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं जीव विज्ञान सब्जेक्ट कहाँ से आया और इसका अर्थ क्या है जीव विज्ञान का, इसका नाम जीव विज्ञान ही क्यों पड़ा, बायोलॉजी ही क्यों पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा परिचय, इंट्रोडक्शन जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। देखिए, तो जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे मन में ये आती है कि शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, किसी भी शब्द जो अपने साइंस है, विज्ञान है, इसमें किसी भी शब्द का अगर आपको अर्थ पता है तो आप उसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है बायोलॉजी शब्द। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। ये दोनों ही शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बायोस का अर्थ होता है दोस्तों सजीव। क्या होता है? सजीव। या मैं लिख देता हूं, बायोस का अर्थ जीवन, लाइफ से डिनोट किया जाता है बायोस को। किससे? जीवन से। जीवन या लाइफ। ओके। इसके अलावा जो लोगोस है, इसका अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। अध्ययन या स्टडी। एक सामान्य सी अगर हम परिभाषा बनाना चाहें बायोलॉजी की, तो क्या कह सकते हैं कि जीवन के अध्ययन को ही क्या कहा जाएगा? बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन मतलब जीवन किस में होगा? सजीवों में होगा। ये सजीव कौन है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम बायोलॉजी की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, जो बायोलॉजी शब्द है या ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, ये किसकी शाखा है? ये विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो सबसे पहले जो है विज्ञान क्या है, इसका अर्थ समझ लें, फिर उसके बाद हम आएंगे जीव विज्ञान के ऊपर। देखिए, विज्ञान क्या है? एक प्रयोगों पर आधारित और तथ्यों द्वारा प्रमाणित किया हुआ एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, मतलब कि हम जो मानव है वो हमेशा से क्या रहा है? प्रयोगधर्मी रहा है। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं दूं, तो पुराने समय की मैं बात करूं, जब वन मानुष थे, वन में रहा करते थे लोग बाग। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि हमें ये नहीं पता था कि आग को कैसे उत्पन्न किया जाता है। हमने दो पत्थर लिए, उनको रगड़ा, उससे चिंगारी उत्पन्न हुई, हमने आग को पैदा किया। तो हमने प्रयोग किया और प्रयोग को सिद्ध करके हमने क्या किया? उससे बेनिफिट लिया। ऐसे ही दूसरा एक और उदाहरण दूं, तो जो पत्थर थे उनको काट करके या लकड़ियों को काट करके हमने पहियों का निर्माण किया और हमने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इनका निर्माण किया। इसके बाद हमें पता चला कि जो पत्थर हैं उनको बिल्कुल नुकीला बना करके और भाले की तरह, हथियार की तरह यूज़ किया जा सकता है और इससे जो है जो भी दूसरे जीव जंतु उन्हें मार करके खाया जा सकता है। कुछ समय बाद हमें पता चला कि जो कच्चा मांस है जिसे हम खा रहे हैं, इसे उस आग में, जो कि हमने पत्थरों से रगड़ के और उत्पन्न करी थी, उस आग में इसको पकाया भी जा सकता है। तो हम पका हुआ खाना खाने लगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मानव है वो हमेशा से ही प्रयोगधर्मी रहा है, प्रयोग करके हर चीज़ को अपनाने वाला रहा है। तो मैं अगर विज्ञान की एक परिभाषा बनाऊं तो हम कह सकते हैं तथ्यों पर आधारित। ठीक है, तथ्यों पर आधारित प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया हुआ। मैंने बताया किस तरह से प्रयोगों द्वारा कैसे सिद्ध किया। पहले हमने कुछ तथ्य लगाए, अनुमान लगाए कि जो कच्चा मांस है इसको किस तरह से पकाया जाए, तो हमें पता चला कि आग से पकाया जा सकता है। फिर हमने प्रयोग किया आग पे उसे पकाने का। तो प्रयोगों पर आधारित, या मैं लिख दूं प्रयोगों द्वारा सत्यापित। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया ना अपन ने, तो प्रयोग द्वारा सत्यापित। तथ्यों पर आधारित, प्रयोग द्वारा सत्यापित। प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, प्रकृति से ये ज्ञान मिला। दो पत्थरों को ही हमने रगड़ा और ये पत्थर कहाँ मिले? हमें प्रकृति के अंदर मिले। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा दिया हुआ या प्रदत्त ज्ञान जो है, इस ज्ञान का
सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन। कैसा अध्ययन? सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यही क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान कहलाता है। तो देखिए, तथ्यों पर आधारित, पहले कुछ तथ्य अनुमान हमने लगाए, उसके बाद हमने प्रयोग किया, तो प्रयोगों द्वारा सत्यापित। प्रकृति का जो ज्ञान है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, एक के बाद एक, है ना। जैसे कि हम जब पूरा जो देखते हैं, लाइफ साइकिल देखते हैं, या मैं बोल दूं कि जीव जगत देखते हैं, सजीव जगत जो देखते हैं, लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? किंगडम पढ़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद फाइलम, इस तरह से हम बिल्कुल एक सुव्यवस्थित क्रम में चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, है ना। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो कुल है, इनमें इस तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो ये क्या एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन ही है। ओके, तो ये तो हो गया क्या? विज्ञान की परिभाषा। तो इस तरह से आपको विज्ञान की परिभाषा लिखनी है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, RPSC बोर्ड और द राघव इंस्टीट्यूट, दोनों पे आपको ये जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ सबकी PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, चलिए, तो ये तो क्या हो गई? विज्ञान की परिभाषा। अब विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। मैंने बताया ये 2 शब्दों बायोस और लोगोस से मिलकर के बना है। जीव विज्ञान की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो हम इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया बायोस का अर्थ क्या है? जीवन, और लोगोस का मतलब अध्ययन। इसका मतलब ये दोनों चीज़ इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि एक विज्ञान की शाखा ही है, विज्ञान की ब्रांच ही है। ओके, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए? सजीवों का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सजीवों की संरचना, सजीवों की संरचना एवं उनके जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाए। किसके? सजीवों के जैव प्रक्रम, उनके जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाए। जैव प्रक्रमों का अध्ययन जिसमें किया जाए वही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अभी शब्द आया इसमें जैव प्रक्रम। आखिर जैव प्रक्रम है क्या? देखिए, तो जो जैव प्रक्रम है, बायो प्रोसेस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेस। ओके, तो ये बायो प्रोसेस आखिर है क्या? देखिए, हमारे द्वारा श्वास लेना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, शरीर में पाचन होना, कोई भी चीज़ हम खाते हैं उससे हमें पोषण मिलना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जनन होना, रिप्रोडक्शन भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी क्रियाएं किस में हो रही हैं? सजीव में हो रही हैं। ये एक डस्टर क्या है? एक निर्जीव है। क्या इसमें ये सारी क्रियाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका कोई जैव प्रक्रम नहीं है। मैं हूँ, सजीव हूँ, तो क्या मेरे अंदर ये सारी जैव प्रक्रम की जो क्रियाएं हैं या जो बायो प्रोसेस हैं ये हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि मैं सजीव हूँ। ओके, तो एक तो क्या चीज़ देखते हैं? सजीवों की संरचना, स्ट्रक्चर कैसी है इसकी। ओके, बाहरी स्ट्रक्चर हो चाहे आंतरिक स्ट्रक्चर हो, सारी चीज़ देखी जाएंगी। और जैव प्रक्रम कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन कौन से प्रोसेस करती हैं, कौन कौन से तंत्र बनाती हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और ये कैसे काम करते हैं, उसी को हमने क्या बोला? बायो प्रोसेस। ओके, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो बात हो गई किसकी? बायोलॉजी की। अब ये जो शब्द है बायोलॉजी शब्द, ये किसने दिया? कैसे पता चला कि जो ये हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये बायोलॉजी के अंतर्गत ही आनी चाहिए सारी चीज़ें? ये जो सजीव हैं वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आने चाहिए। तो देखिए, एक वैज्ञानिक हुए अरस्तु। कौन हुए? अरस्तु। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु कौन है? तो अरस्तु है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, कौन है? अरस्तु। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, इसने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया अरस्तु ने। ठीक है, अब जब बायोलॉजी का पता चला, जीव विज्ञान का पता चला, तब तक हमारे लिए जो सजीव थे वो सिर्फ और सिर्फ जंतु थे। कौन थे? जंतु। मतलब कि बायोलॉजी की सिर्फ एक ही ब्रांच थी, और वो कौन थी? जूलॉजी। जूलॉजी।
इसको हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं? प्राणी या जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ओके, तो जूलॉजी के बारे में ही पता था उस वक्त तक कि बायोलॉजी या सजीव जो है, बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जीव जंतु आते हैं, हम जीव हैं, और जो जानवर वानवर हैं, सारे किस में आते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो बायोलॉजी के जो जनक थे अरस्तु, उन्हीं को बना दिया गया जूलॉजी का भी जनक। तो फादर ऑफ जूलॉजी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरी बात, जब कुछ और वक्त बीता तो एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। क्या नाम था? थियोफ्रास्टस। और इन्होंने जो पेड़ पौधे हैं इन पे रिसर्च करना चालू किया। जब इन्होंने पेड़ पौधों पे रिसर्च करना चालू किया तो इन्हें पता चला कि पेड़ पौधों में भी इस तरह की जो श्वसन क्रियाएं हैं, पाचन क्रियाएं, ये सारी पाई जा रही हैं। ठीक है, ये सब क्या है? इसमें भी पाई जा रही है। ये भी पोषण ले रहे हैं ज़मीन से और अपना खाना खुद बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और अपना जीवन पूरा व्यतीत करने के बाद ख़त्म भी हो रहा है, अपनी समान स्पीशीज भी पैदा कर रहे हैं। पौधों से नए पौधे पैदा होते हैं। ओके, तो इसका मतलब जो ये वनस्पति है, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनमें भी क्या है? जीवन है। तो ये किसने सिद्ध किया? ये किया थियोफ्रास्टस ने। तो एक और शाखा बन गई इसकी। कौन सी बनी? बॉटनी। कौन सी बनी? बॉटनी। और बॉटनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोल लीजिए या पादप विज्ञान बोल लीजिए। वनस्पति विज्ञान। ओके, और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना गया? तो थियोफ्रास्टस को माना गया। थियोफ्रास्टस। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी, फिर भी आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए, अब ये तो बात हो गई किसकी? इनकी ब्रांचेस की, बायोलॉजी की शाखाओं की। अब मैंने एक शब्द का नाम लिया, बार बार मैं शब्द का नाम ले रहा हूँ, सजीव। किसका नाम ले रहा हूँ? सजीव का। आखिर ये सजीव है क्या? इसको कैसे डिफाइन किया इन्होंने कैसे पता लगाया कि ये जो जंतु हैं ये सजीव हैं? इसके बाद थियोफ्रास्टस ने कैसे पता लगाया कि ये पादप सजीव है? तो देखिए, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके अनुसार हम बता सकते हैं कि ये सजीव है। मैं कुछ एक यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला होता है आपका श्वसन। क्या है? श्वसन, जिसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। ओके, श्वसन क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं, सांस का अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। सीधी सी बात मैं करूँ तो। दूसरे मैं कहूँ कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। दो तरह के होते हैं श्वसन। एक तो होता है निःश्वसन। कौन सा होता है? निःश्वसन। वैसे तो ये श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? गैसेस को, जिसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूड है, सारी गैस अंदर लेते हैं हम और सिर्फ ऑक्सीजन को हम काम में लेते हैं। इस वातावरण में जितनी भी गैसें हैं वो सारी हमारी श्वसन के माध्यम से अंदर जाती हैं। मैं प्रूफ कर सकता हूँ ये चीज़। अगर मान लीजिए किसी कमरे में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है तो आपका दम घुटता है ना, वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, सॉरी, वहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, फिर भी हम कोई ना कोई गैस अंदर ले रहे हैं जिसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारा क्या दम घुट रहा है। इसका मतलब इस पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाली जितनी भी गैसें हैं वो अगर वातावरण में विद्यमान है तो वो सारी गैसें हम श्वसन के माध्यम से ले रहे हैं। हाँ, अंदर हमारे काम नहीं आती हैं, सिर्फ हमारे अंदर क्या काम आता है? तो ऑक्सीजन काम आती है, O2 काम आती है बस। ओके, चलिए, तो श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। इंस्पायरेशन मतलब कि श्वास का अंदर लेना, मतलब कि सारी गैसेस को अंदर लेना इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। दूसरा होता है उच्छ्वसन, या इसको निःश्वसन भी बोलते हैं। उच्छ्वसन, एक शब्द और बोलते हैं इसके लिए, निःश्वसन। और क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाओगे निःश्वसन और निःश्वसन में, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? उच्छ्वसन। इंग्लिश में लिख देता हूँ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। ओके, ये क्या होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाकी की गैसेस को बाहर निकालना। क्या ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है? बिल्कुल बाहर निकलती है, लेकिन सारी ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती। जितनी हमने ऑक्सीजन लिया उसका लगभग 4 से 4.5% जो है वो हमारे शरीर में यूज़ हो जाता है, एनर्जी बनाता है, और बाकी जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी बाकी गैसेस के साथ बाहर निकल जाती है। जब मैं आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या हो गई दोस्तों? श्वसन हो गई, रेस्पायरेशन हो गया। तो जिनमें श्वसन होता है, जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो कौन कौन कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, क्या ये पेन जो है ये श्वास ले सकता है? नहीं। क्या ये श्वास छोड़ सकता है? नहीं। क्या डस्टर ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब ये दोनों क्या है? निर्जीव है।
इनको सजीव की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्या हम श्वास ले सकते हैं? बिल्कुल लेते हैं। क्या जानवर जो है वो श्वास ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। क्या पेड़ पौधे श्वसन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। रात के टाइम में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन दिन के टाइम पे जो पेड़ पौधे हैं वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण, और ये भी आपके एक टॉपिक है, तो ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। इस प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं ये क्या करते हैं? ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस वातावरण में उसको तो यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। मतलब कि इसमें यूज़ तो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको तो लिया जाता है, और ऑक्सीजन को क्या है? छोड़ा जाता है। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा किया जाता है? पादपों के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, ये सारा जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि रात के टाइम पे पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब पादप भी क्या हुए? सजीव हुए। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं पोषण। देखिए, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और पोषण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मिलता है जब भी हम खाना खाते हैं। क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह खाना खाते हैं? नहीं, लेकिन पेड़ पौधे खाना तो बनाते हैं, क्योंकि उनको भी हमने किस में रखा है? किस कैटेगरी में रखा है? सजीव की कैटेगरी में रखा है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ आती है। जो जंतु होते हैं ना, ये अपना खाना स्वयं बना करके नहीं खा सकते। स्वयं का मतलब अपने शरीर में नहीं बना के खा सकते। मैं जंतु हूँ, मैं प्राणी हूँ। जो जानवर हैं ये सभी क्या करते हैं? किसी और को मारकर खाते हैं, या फिर शाक जो पेड़ पौधे हैं इनको खाते हैं। इसका मतलब वो शरीर के अंतर्गत या शरीर के अंदर भोजन नहीं बना रहे। शरीर के बाहर जो भोजन है, आप क्या करते हैं? क्या सब्जी वब्जी काटी, आटा वाटा लगाया और उससे क्या है? पूरा खाना बनाकर उसको खाया। क्या आप ये अपने शरीर के अंदर बना सकते थे? नहीं, शरीर के हमने बाहर बनाया। इसका मतलब जो जंतु हैं वो तो कौन है? या वो तो स्वयंपोषी नहीं होते। अगर हम जंतुओं की बात करें तो ये तो कौन है? ये स्वयंपोषी नहीं होते, ये स्वयं के शरीर में खाना नहीं बना सकते। लेकिन दूसरे होते हैं पादप, ये स्वयंपोषी होते हैं। पादप क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी का अर्थ मैंने क्या बताया? शरीर के अंदर ही खाना बनाना। क्या पादप अपने अंदर ही खाना बनाते हैं? पृथ्वी जो है इससे पानी खींचते हैं, खनिज पदार्थ खींचते हैं और अपने अंदर ही पोषण या खाने को बना करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी सजीव हुए। चलिए, इस पॉइंट से आपको समझ में आया। तो हमने दो चीज़ें देख ली, श्वसन और पोषण। तीसरा पॉइंट आता है पाचन। सॉरी, आज कैमरे की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको फ्रेम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसको कल सेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को प्रॉपरली मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा पाचन। तो सजीवों में पाचन होता है। हमारी बात करें तो हम जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, ये तो आप जानते हैं आमाशय के अंदर। क्या पेड़ पौधों में भी पाचन होता है? हाँ बिल्कुल होता है पेड़ पौधों में पाचन। जब वो अपने अंदर जो खाना बनाते हैं उससे क्या मिलती है? उनको ऊर्जा मिलती है। शरीर के सारे भाग जो है, पत्तियां हो गई, शाखाएं हो गई, उनके अंतर्गत क्या पहुंचता है? उनके अंदर पोषण पहुंचता है, उनके अंतर्गत ऊर्जा पहुंचती है। वो ऊर्जा क्यों पहुंचती है? क्योंकि उन्होंने जो पोषण लिया है, उन्होंने जो खाना खाया उसका उन्होंने क्या किया है? पाचन किया, उसको डाइजेस्ट किया है। और डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है? पाचन का सीधा सा अर्थ होता है जो जटिल अणु हैं, जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करना। क्या? ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या ऐसा पेड़ पौधे करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। जो खनिज पदार्थ है इस पृथ्वी के अंदर वो कैसे अणु हैं? वो जटिल अणु है। जटिल का मतलब जो डायरेक्ट ग्रहण नहीं किए जा सकते पेड़ पौधों के लिए। जैसे कि मान लीजिए जो गेहूँ है, गेहूँ वो हमारे लिए क्या है? वो जटिल पदार्थ है। तो हम जब उसको खाते हैं तो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? उसको सरल अणुओं में तोड़ते हैं, और उसको सरल अणुओं में तोड़ करके क्या लेते हैं? उससे ऊर्जा लेते हैं। ओके, तो यही क्या कहलाता है? पाचन। क्या ये पेड़ पौधों में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मैंने बताया खनिज पदार्थ लेते हैं, वो अभी उनके लिए सूटेबल नहीं है तो उसको सरल अणुओं में तोड़ते हैं, अपने हिसाब से उसको बनाते हैं और उसको खाने लायक बना करके उससे ऊर्जा लेते हैं। ओके, तो ये तो क्या हो गए? ये क्या हो गया? पाचन। हमने सिद्ध किया कि ये पाचन भी सजीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट होता है गतिशीलता। क्या? गतिशीलता। मुझे बताइए, क्या गतिशीलता पाई जाती है? हम में पाई जाती है? हाँ बिल्कुल पाई जाती है। हमें गतिशीलता किस प्रकार की पाई जाती है? हमें गतिशीलता पाई जाती है प्रचलन की गतिशीलता। कैसी? प्रचलन की गतिशीलता। प्रचलन मतलब कि चलना, हम चल पा रहे हैं इस तरह से। ओके, तो ये क्या है? गतिशीलता है हमारे अंदर की।
क्या जानवरों में ये गतिशीलता पाई जाती है? हाँ बिल्कुल पाई जाती है। क्या पेड़ पौधों में ऐसी गतिशीलता पाई जाती है? कभी देखा है किसी पेड़ को एक जगह पे अगले दिन कहीं और पहुंच गया, या चलते हुए देखा किसी पेड़ को? नहीं। तो फिर उनमें कैसी गतिशीलता पाई जाती है? उनमें पाई जाती है ऐसी गतिशीलता कि वो जिस स्थान पर है उस स्थान को नहीं छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उनकी रूट या मूल, या मैं बोलूँ जड़। तो उनकी जो जड़ होती है वो क्या है, उसी स्थान पे रहती है जो जहाँ पेड़ है उसको छोड़ करके तो नहीं जाती, लेकिन आगे बढ़ती है। और वो आगे बढ़ना ही क्या है, गतिशीलता है। वो आगे बढ़ना ही क्या है, गतिशीलता। मतलब कि पेड़ पौधे भी गतिशील होते हैं, पेड़ पौधे एक जगह पर हिलते डुलते हैं, ये भी देखा है आपने। तो वो भी क्या एक तरह की गतिशीलता है। तो पेड़ पौधों में भी क्या पाई जाएगी, गतिशीलता। लेकिन अप्रचलन की गतिशीलता बोल दीजिए, या बोल दीजिए आप हिलने डुलने की गतिशीलता बोल सकते हैं इसको, है ना। या मैं बोल दूँ स्वस्थाने, स्वस्थान पर स्वस्थान की गतिशीलता। मतलब कि अपने स्थान को ना छोड़ करके और आगे बढ़ना, उसी को क्या बोल दिया हमने, स्वस्थान की गतिशीलता। तो गतिशीलता भी आपको समझ में आ गया होगा कि पादपों में पाई जाती है। इसके बाद हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट होता है वृद्धि। क्या सजीवों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वृद्धि हम मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वृद्धि भी माना जा सकता है। किस तरह से? देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले तो जंतुओं के बारे में, जानवरों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि जब हम पैदा होते हैं तो कितने से होते हैं, छोटे से, और धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, धीरे धीरे हमारे सेल्स जो है वो और परिपक्व होती हैं, धीरे धीरे हमारी वृद्धि होती है, हम बड़े होते हैं। और ये बड़ा होना ही क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सजीवों का गुण है। पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे पौधे किस तरह से बड़े हो जाते हैं, उनकी शाखाएं कितनी बड़ी हो जाती हैं, उनके अंदर के जो वेस्कुलर सिस्टम्स हैं, उनके अंदर के जो संवहन सिस्टम्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो उसी को क्या बोल दिया, वृद्धि बोल दिया, ग्रोथ बोल दिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पे आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि सजीव कौन है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है जिनमें जीवन पाया जाता है। ओके, तो ये तो कौन हो गए, सजीव हो गए। चलिए, अब हमने देख लिया बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीवों के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी की दो ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जो है इसके फादर ऑफ जूलॉजी हैं अरस्तु, और बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी हैं कौन, थियोफ्रास्टस। सजीवों के बारे में हमने देखे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इनके आधार पर हम सजीवों की व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं सजीव कौन है। तो ये तो हो गया बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन कि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके मेन टॉपिक के बारे में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सेल या कोशिका। कोशिका, वापस लिख देता हूँ, कोशिका या सेल। ओके, चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका जो है ये क्या चीज़ है। अगर इसकी एक परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा इस तरह से दी जाती है कि सजीवों के अंतर्गत, हम सजीवों की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों की बात करेंगे, तो सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका। इंग्लिश में इसको बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है, साइटो। और साइटो या कोशिका के अध्ययन जो है इसी को बोला जाता है साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन। क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। इसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये कोशिका किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम, साइटोलॉजी के अंतर्गत। अब देखिए, इसको सबसे पहले तो ये सेल नाम कहाँ से पड़ा। मैंने बताया आपको नाम का अर्थ अगर जानेंगे तो इनकी परिभाषा बना पाएंगे। सेल का अर्थ कहाँ, ये सेल जो शब्द है ये कहाँ से इसको मिला। तो एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक। कौन हुए, रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक कॉर्क सेक्शन लिया। कॉर्क क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ की जो छाल होती है ना, इस छाल को जब आप छील करके अंदर से देखेंगे ना तो अंदर का जो पदार्थ है, बाहर जो है वो तो छाल है, उसके अंदर क्या है, कॉर्क। वही क्या कहलाता है, हमारा कॉर्क। और कॉर्क कैसी कोशिकाएं या कैसी कोशिकाओं का समूह है, मृत कोशिकाओं का समूह है, डेड सेल्स है। ये कैसी सेल्स हैं, डेड सेल्स। कॉर्क कैसी सेल्स हैं, डेड सेल्स। देखिए, इन्होंने कॉर्क का सेक्शन लिया। सेक्शन का मतलब एक भाग काटा इन्होंने। कॉर्क मैंने बता दिया, पेड़ का जो तना है उसकी जो छाल है उसके अंदर का पार्ट। इन्होंने कॉर्क सेक्शन लिया। जब इन्होंने कॉर्क को देखा तो
तो इनको कुछ संरचनाएं दिखाई दी। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। और इस माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने कॉर्क की कोशिका को देखा तो इन्हें कुछ इस तरह के चैम्बर्स दिखाई दिए, ओके। थोड़ा सिस्टमेटिक बना देते हैं। कुछ इस तरह के चैम्बर्स इनको दिखाई दिए इसके अंदर। जब इनको कुछ ऐसे चैम्बर्स दिखाई दिए तो आप बताइए, जो चैम्बर्स होते हैं, आपने जेल के जो जेल देखी हैं, जेलों के अंदर की जो जिनमें मतलब कैदियों को रखा जाता है उनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जेल की क्या होती है? सेल। तो इस तरह की जो इनको वैकेंट संरचनाएं दिखाई दी, इन्होंने बोल दिया, इन्हीं को क्या नाम दे दिया? सेल, ओके। इसी को क्या नाम दे दिया? जो कारावास होता है ना, जिसके अंदर उनको रखा जाता है मुजरिमों को, उसको क्या बोलते हैं अपन? सेल, जेल की सेल। तो इसी तरह से वो क्या वैकेंट होती है जब तक उसके अंदर कोई नहीं होता। तो इनको भी कुछ वैकेंट ऐसे दिखे तो इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? सेल। तो कोशिका का नाम सेल कैसे पड़ा ये पता चला। रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क की कोशिकाओं पर प्रयोग किया अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से, और इनको पता चला कि कुछ वैकेंट संरचनाएं हैं, कुछ स्थान है, इस तरह के खाली स्थान बने हुए हैं, और इनको इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। तो एक बात यहाँ आपसे पूछी जाती है कि कोशिकाओं की खोज का सर्वप्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो किसको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले कौन है? रॉबर्ट हुक। लेकिन उन्होंने किस पे किया? मृत कोशिका, डेड सेल्स के ऊपर किया। तो जीवित कोशिका को खोजने वाले कौन थे? तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जीवित कोशिका के बारे में बताने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सिंपल में बात करूं तो आप दो चीज़ याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा हुक, ओके। कोई भी छोटी चीज़ है उसको हुक के थ्रू निकाला जाता है बाहर। जैसे मान लीजिए कान में कुछ फंस गया तो उसको किसके थ्रू निकाला जाएगा? हुक के थ्रू। छोटी चीज़ है। और कोशिका भी क्या है? शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ इकाई नाम लिया है, देखिए मैंने यहाँ अंग क्यों नहीं बोला कोशिका को, मैंने क्या बोला है? इकाई। और इकाई किसको बोला जाता है? इकाई बोला जाता है एक पूरे समूह को। जैसे कि मैं किसी हॉस्पिटल का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि ईएनटी का एक अलग सेक्शन हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनका एक अलग सेक्शन हो गया। तो ईएनटी को आप क्या बोलते हैं? जो नाक कान गले का ऑपरेशन करते हैं या इनको देखते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये ईएनटी की एक यूनिट है, एक इकाई है। 4-5 लोगों का एक समूह है, उसको क्या बोलेंगे आप? ये 5 मेंबर्स की एक यूनिट है। इसका मतलब इस कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे कोशिकांग भी पाए जाएंगे, कुछ ऑर्गन्स पाए जाएंगे, और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? कोशिका का। इसीलिए कोशिका को अंग ना बोल करके क्या बोला गया? इकाई बोला गया। तो सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। तो इसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के बारे में बताया। और मैंने बताया आपको कि छोटी चीज़ों को हुक से खींचेंगे, इस तरह से आपको हुक याद रहेगा। अगर आपको हुक याद रहता है तो आपको हॉक भी याद रह जाएगा। तो दो साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं, एक तो हुक और एक हॉक। हुक मतलब रॉबर्ट हुक, फर्स्ट कोशिका सर्वप्रथम जिन्होंने कोशिका की खोज की, डेड सेल्स, कॉर्क की जो कोशिका थी वो देखी। जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जब इन्होंने कोशिका के बारे में पता लगा लिया कि कुछ मृत कोशिकाएं भी होती हैं और कुछ जीवित कोशिकाएं भी होती हैं, तो दो वैज्ञानिक हुए स्लाइडेन और श्वान। इन्होंने एक कोशिका सिद्धांत ही दे डाला। क्या दे दिया? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। आपके सिलेबस में कोशिका सिद्धांत भी है और इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बताया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कोशिका सिद्धांत के बारे में। इन्होंने बताया कि सजीव की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे अंग पाए जाते हैं जो अपने अलग अलग काम करते हैं। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कि इसको शक्ति ग्रह बोला जाता है, ऊर्जा निर्माण करता है। इन्होंने गोल्जी बॉडी के बारे में बताया कि ये ऊर्जा को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। इन्होंने अंतःपदवी जालिका जो है उनके बारे में बताया, राइबोसोम्स के बारे में बताया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पूरा कोशिका सिद्धांत दे डाला। अब मैंने अभी नाम लिया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, तो सबसे पहले हम उन्हीं को पढ़ेंगे इसमें सेल के अंतर्गत। तो सेल के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करें तो हम कोशिकांग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोशिकांग की बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि बायोलॉजी जो है
ये शब्द कैसे पढ़ा और हम जीव विज्ञान के अंतर्गत सेल को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोशिका के कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स के बारे में, कौन कौन से कोशिकांग हैं, किस तरह से ये कार्य करते हैं। अगर आपको वीडियोस और जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 2 मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं वापस बता देता हूँ। एक है आरपीएससी बोर्ड, आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, और दूसरा है द राघव इंस्टीट्यूट। द राघव इंस्टीट्यूट। इन दोनों पर पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। थैंक यू सो मच।